हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज हम यूपी कैट के प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, पेपर 1, उसका इन्वायरमेंट सेक्शन जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि किस सेगमेंट से, कहाँ से और किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो बच्चे यूपी कैट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ अवेलेबल इन। ऑप्शंस दे रखे हैं लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। शुरुआत में भारत के संविधान में 8 भाग थे। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया है और उसमें 2 नए भाग जोड़े जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा जाता है, जो कि ग्रामीण पंचायतों से रिलेटेड है, और 74वां संविधान संशोधन जो है उसमें 9A भाग 9A को जोड़ा जाता है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, यहाँ पे महिलाओं का जो आरक्षण है वो 1/3 है। 1/3 आरक्षण दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को। इसके अलावा कुछ राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और भी कुछ राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है। मतलब कि कुछ राज्य अपने अनुसार यहाँ पे महिलाओं को अधिक आरक्षण दे सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड था यहाँ पे, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, वन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 50 ईयर्स, 45 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो यहाँ पे राज्यपाल की उम्र पूछी गई है। राज्यपाल जो होता है वो किसी राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी उम्र 35 ईयर होती है। जिस प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, उसी तरह केंद्र में जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो भी 35 ईयर होती है, और वहीं जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी उम्र भी 35 ईयर होती है। इसके अलावा कुछ और भी उम्र है जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पता होनी चाहिए। वोट डालने की जो उम्र है वो 18 ईयर्स है। वहीं गांव में जो पंचायत होती हैं उनका जो चुनाव होता है उसमें जो सरपंच बनने की उम्र है वो 21 ईयर है। और इसके अलावा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन सब की जो उम्र है वो 25 ईयर होती है। और इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनकी जो उम्र है वो 30 ईयर होती है। तो आपको ये सारे एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं बता चुकी हूँ। आप लोग इनको चाहें तो नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आजकल एग्ज़ाम्स में देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे आपको मैचिंग करनी होती है। इन 4 में से अगर आपको 1-2 के भी आंसर पता है तो भी आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक साइड अगर सूची 1 में देखते हैं तो भारतीय संघ है, बी राज्य है, सी नगर निगम है और डी ग्राम पंचायत है। सूची 2 में प्रधानमंत्री है, सरपंच है, राज्यपाल है, मेयर है। यानी इधर जो संस्थाएं दे रखी हैं, सूची 1 में संस्थाएं दे रखी हैं और सूची 2 में उनके हेड दे रखे हैं। ठीक है,
तो आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि राज्य का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है, यानी इधर जो बी ऑप्शन है, सूची 1 का जो बी ऑप्शन है वो सूची 2 के सी ऑप्शन से मैच करेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि बी जो है वो सी में कहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन में सी जो है वो 2 जगह देखने को मिल रहा है, यानी हमारा एक ऑप्शन ए और ये ऑप्शन लास्ट वाला, ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं और बचते हैं ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो आगे हम और चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी जो है वहाँ पे ग्राम पंचायत दे रखा है, तो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो कौन होता है? सरपंच। यानी ऑप्शन डी जो है वो मैच होगा किससे? ऑप्शन बी से। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन 2 और 3 बचे थे, तो ऑप्शन डी जो है, डी का बी ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है वो सही है। इसमें क्या है? ऑप्शन डी यानी ग्राम पंचायत का हेड कौन हो गया? बी यानी कि सरपंच, और ऑप्शन सी यानी नगर निगम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि मेयर हो जाएगा। राज्य का जो हेड है वो राज्यपाल हो जाएगा, और जो भारतीय संघ है वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? When and where Article 356 was used first? आर्टिकल 356 जो है ये आपातकाल से संबंधित है। भारत के संविधान में 3 तरह की आपात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसमें एक है आर्टिकल 352 और एक आर्टिकल है 356 और एक तीसरा आर्टिकल है 360। ठीक है, आर्टिकल 352 जो है ये उल्लेख करता है राष्ट्रीय आपातकाल का। जब देश में किसी भी तरह के युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अब तक इसको 3 बार लगाया जा चुका है। इसके अलावा जो आर्टिकल 356 है ये लगाया जाता है किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा। ये तीनों आर्टिकल जो हैं इनको राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। तो 356 है, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है, किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। यानी जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, यानी राष्ट्रपति को जब यह पता चलता है कि किसी राज्य में वहाँ पे जो राज्य की सरकार है वो शासन व्यवस्था सही से नहीं चला पा रही है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य की सारी बागडोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 360 है ये जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। देश में जब वित्त से संबंधित कोई आपदा आती है उस कंडीशन में इस आपातकाल को लगाया जाता है, और भारत ने अभी तक इस तरह के किसी भी वित्तीय आपातकाल का सामना नहीं किया है, यानी ये आर्टिकल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। वहीं जो आर्टिकल 356 है इसको सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगाया गया था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है 3 केरल में लगाया गया। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर 3 सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नगर निगम? एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, हाउस टैक्स, ऑल द एबव।
तो यहाँ पे हम बात करें टैक्स की, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, उसको स्थानीय शासी जो निकाय होता है वो लगा सकता है, राज्य का नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। नगर निगम जो है वो बेसिकली संपत्ति कर या व्यावसायिक कर लगाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन 3 सही है, यानी गृह कर यानी कि हाउस टैक्स जो है वो नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन 1 मनोरंजन कर जो है, ये इस तरह का कोई भी टैक्स अभी मौजूद नहीं है। पहले लगता था ये, जो कि जीएसटी के तहत आता था, जो कि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता था। टोल टैक्स जो है इसको भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन 6 जो है, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? हैमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट? ऑप्शन दे रहे खंडित, रेखीय, ग्रामीण, नगरी। जो प्रकार है हैमलेट, ये ग्रामीण बस्तियों का प्रकार होता है। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ऑप्शन 3 सही है, ग्रामीण, यानी रूरल एरिया जो होते हैं उसका एक प्रकार है हैमलेट का। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो 4 तरह से बसी हुई होती हैं। जैसे कि एक तरीका है उसका केंद्रक, जिसमें मतलब सारी बस्तियां इकट्ठा होती हैं, एक गुच्छे की तरह बसी हुई होती हैं, यानी एक तरह से घनी बसी हुई जो बस्ती होती है उसको कह सकते हैं। और दूसरा प्रकार जो होता है खंडित होता है, मतलब कि जगह जगह बसा हुआ जो होता है, खंडित तरीके से बसा होता है। हैमलेट होता है एक बस्तियों का ही ये प्रकार है। इसमें क्या होता है कि कई इकाइयों में खंडित तरीके से घर बसे हुए होते हैं, बिखरे हुए घर होते हैं, एक तरह से बिखरी हुई इकाइयाँ होती हैं घरों की। और वहीं पे एक और प्रकार होता है जिसको बिखरा हुआ प्रकार कहते हैं, जिसमें घर जो है दूर दूर बसे होते हैं। क्वेश्चन है उसका आंसर 3 हो जाता है। क्वेश्चन 7 पूछा गया था, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? विच इज़ वोल्केनो माउंटेन? ऑप्शंस दे रखे थे, अरावली, अपलेशियन, यूराल, किलिमंजारो। यहाँ पे अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो है ये पर्वत श्रृंखला है, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, यानी ऑप्शन 1 हमारा नहीं होगा। ऑप्शन 2 जो है वो अपलेशियन है। अपलेशियन जो है ये अमेरिका में स्थित एक पहाड़ों की श्रृंखला है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं है। ऑप्शन 3 जो है यूराल, ये भी एक पर्वत है जो कि रूस में स्थित है। यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसको यूराल पर्वत कहा जाता है और यूरोप और एशिया के बीच में ये सीमा का निर्धारण भी करता है। किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, यानी हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन 4, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है और तंजानिया अफ्रीका में स्थित है, यानी ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इस तरह से 127 का जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप स्थित है? एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड एट? ऑप्शन दे रखे हैं, कच्छ तट, मुंबई तट, ऑप्शन 3 है गोवा तट और गंगा डेल्टा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर है मुंबई तट, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई तट पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप जो है वो एलिफेंटा की गुफाओं के लिए फेमस है। यहाँ पर बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों को चट्टानों पे कुरेद के बनाया गया है
और इसको 1987 में यूनेस्को की विरासत स्थल जो होते हैं यानी यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पे मुख्य गुफा जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज, यानी मानसूनी वन पूछे हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब मानसूनी वन पाए जाते हैं वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। तो भारत में जो वन पाए जाते हैं एक प्रकार है उनका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और दूसरे वन होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा नम पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा एक प्रकार के वन और भी पाए जाते हैं जिनको उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहा जाता है। यह वन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50 सेंटीमीटर से कम। और इस तरह के वन कहाँ पाए जाएंगे? मरुस्थल में, जैसे कि राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पे इस तरह के वन पाए जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होना है? मानसूनी वन की बात की गई थी। मानसूनी वन जो है इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है और इस तरह के वन जो हैं वो भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यानी भारत में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं जिनको मानसूनी वन कहा जाता है। यानी इसका आंसर कितना होना है? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, यानी ये जो कार्बी एंगलोंग पठार है ये किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत का, हिमालय का, शान पठार का। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है और इसका जो दक्षिण भाग है अपने भारत का वो कुछ इस तरह से है। तो ये जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो विस्तार है इधर, ये जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, मेघालय वाला रीजन है, तो ये जो पठार है ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, मेघालय के क्षेत्र तक कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो कार्बी एंगलोंग पठार जो है यहाँ पे वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ठीक है। बाकी तिब्बत की बात करें तो ये भारत के इधर उत्तर में यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय है यहाँ पे उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? विच इज द एग्जाम्पल ऑफ sessile animal among following? यूप्लेक्टेला, काइटन, लीच, इनकस। अचल जीव यानी ऐसे जीव जो कि मूवमेंट नहीं करते हैं खुद से, ये पानी के साथ मूवमेंट होता है इनका। तो इनमें से अचल जीव को पूछा गया था कौन सा है। ये जीव जो होते हैं स्थिर रहते हैं और इनमें आत्मनियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है, यानी खुद से ये खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 1 यूप्लेक्टेला। ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा ये जो इनकस है
ये समुद्र की तली में पाए जाने वाला जीव है। लीच जो है ये मूवमेंट करता है। काइटन जो है ये भी समुद्र में मिलने वाला जीव है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन अणुओं की इकाई है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपका साइंस से भी यहाँ पे पूछा गया है। यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल सा आंसर है इसका अमीनो अम्ल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा था सेलुलोज, कोशिका भित्ति। ऑप्शन 2 दे रखा था रिक्तिकाएं जिनको वैक्यूल्स कहते हैं, लवक, प्लास्टिड्स, तारककाय, सेंट्रोसोम। यहाँ पे जो सेलुलोज सेल वॉल जो है ये प्लांट्स में पाई जाती है। रिक्तिकाएं ये भी होती हैं, लवक ये भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अनुपस्थित। क्वेश्चंस में नेगेटिव चीज़ों को ध्यान से देखना है। जल्दी में क्या होता है हम चीज़ों को मिस कर देते हैं और ऑप्शन आते हुए भी हम क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी हम गलत टिक कर देते हैं। तो अनुपस्थित की ये बात कर रहा है, तो प्लांट में तारककाय नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम है ये ह्यूमन में पाया जाता है, जंतुओं में। ह्यूमन या फिर कह सकते हैं कि जंतुओं में पाया जाता है, यानी सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट्स में अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और लीवर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सबसे बड़ी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यकृत, यानी कि जो लीवर है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा अगर बाकी ग्रंथियों की बात करें तो जो अग्न्याशय होता है पैनक्रीज, यहाँ से कुछ पाचक रस निकलते हैं जो कि खाना पचाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो अधिवृक्क है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, यहाँ से हार्मोन्स का उत्पादन होता है, यानी कुछ हार्मोन्स को ये रिलीज़ करती है। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य ग्रंथियों से जो हार्मोन का स्राव निकलता है उसको ये नियंत्रित करती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं, शरीर के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसको विनियमित करती है, रेगुलेट करती है ये पीयूष ग्रंथि। यानी इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज। यूपी कैट जो है वो यूपी का एग्ज़ाम है, तो यूपी के सिंबल्स पूछे जाते हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी के स्टेट वर्ड की, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाता है सारस, जिसको क्रैन कहते हैं। तो ये स्टेट वर्ड है यूपी का। इसके अलावा स्टेट एनिमल की अगर हम बात करें तो वो बारहसिंगा हो जाता है, स्वाम्प डियर बोलते हैं जिसको। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के प्लांट यानी कि पौधे की हम बात करें तो वो अशोक का पौधा है। फ्लावर की बात करें तो वो पलास, जिसे ढाक भी कहा जाता है। और फिश अगर बात करें तो चीतल है। चीतल जो है वो यूपी की स्टेट फिश है, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्टेट सिंबल थे यूपी के जो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेनडियर आर फाउंड? टुंड्रा, मानसून, गर्म मरुस्थल, टैगा। तो इनमें से बताना था कि जो रेनडियर है वो कहाँ पे मिलता है। तो रेनडियर जो है वो ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड? ग्रासलैंड से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन 137 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी जो कंपास है वो ऑप्शन सही हो जाता है, यानी ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास का प्रदेश है। और बाकी ये पम्पास, टाउन्स और प्रेरीज जो हैं ये शीतोष्ण घास प्रदेश हो जाएंगे। पम्पास ग्रासलैंड जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंपास जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में। लानोस ग्रासलैंड जो है वो वेनेजुला में पाया जाता है। इसके अलावा एक सवाना ग्रासलैंड है जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज? सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि एशिया। एशिया वह महाद्वीप है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जो कि लगभग विश्व की 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेयर डज थारू ट्राइब लिव इन इंडिया? ऑप्शन दे रखे हैं थार मरुस्थल, ऑप्शन 2 उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, और लास्ट ऑप्शन है झारखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा एक जनजाति और है जो काफ़ी फेमस है, जारवा जनजाति। जारवा जनजाति एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और यह जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है झारखंड। भिलाई संयंत्र जो है वो झारखंड में है। आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा कुछ संयंत्र और भी हैं जो पूछे जाते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये उड़ीसा में है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो झारखंड में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है। टाटा स्टील प्लांट जो है ये जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। तो आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो इनमें से बताना है कि किसको बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल।
तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, लैंटैना कैमारा, एखॉर्निया क्रॉसिपस जिसको जलकुंभी कहा जाता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास बोला जाता है, सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी जिस जलीय तंत्र में पाई जाती है, जैसे किसी तालाब में है, तो ये धीरे धीरे पूरे तालाब को घेर लेती है। किसी और प्लांट को बढ़ने के लिए ये जगह नहीं देती है, इसलिए इसको आतंक कहा जाता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, द अबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज इट डज नॉट हैव द जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड ऑप्शन इज it cannot reproduce. Option third, it does not have protein. Option 4, it can be crystallized. तो इन चारों ऑप्शन में से यह बताना है कि वह कौन सा लक्षण है जिसकी वजह से वायरस को अजैविक कहा जाता है। वैसे वायरस को जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं और जब इसको इन्वायरमेंट मिलता है तो ये फिर से जीवित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज, यानी फल को पकाने में कौन सा पादप हार्मोन जो है जिसकी वजह से फल पकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, इथाइलिन। इथाइलिन वह पादप हार्मोन है जो फलों को पकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल इज, यानी वह अवायवी जीवाणु कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्शन में हेल्प करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, क्लोस्ट्रीडियम। यह जीवाणु है जो कि सॉइल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। Which type of DNA is commonly found inside the cell? सेल के अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, डीएनए। डीएनए जो है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है और जो डीएनए है इसकी खोज की थी पाटसन, जेम्स पाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन, यानी जो पहली ट्रेन चली है भारत में वो कहाँ से कहाँ तक चली है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 3, मुंबई से ठाणे के बीच ये ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट हरिद्वार, पुष्कर, सोनपुर, नासिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी सोनपुर। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जो कि सोनपुर जो है ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये जो राष्ट्रीय एकता परिषद है इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, देश के अंदर जो सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद की जो समस्याएं होती हैं उनको
मिटाने के लिए इस एकता परिषद की स्थापना की गई थी। यानी अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं और अलग अलग धर्मों के जो लोग होते हैं उनमें एकता रह सके और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो इसकी स्थापना उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। और ये जो राष्ट्रीय एकता परिषद है इसके जो अध्यक्ष हैं वो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही रहते हैं और ये एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? In which of the following articles of Constitution the right to equality are mentioned? तो right to equality जो है वो मिलता है, जो सही ऑप्शन है वो है 3, आर्टिकल 14 to 80। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? Which country has a flexible constitution? किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो हम जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का। और जो संविधान की जो विशेषता है तो वो कैसा है, भारत का जो संविधान है वो ना कठोर है और ना ही बहुत लचीला है। यानी हमारे देश के संविधान में दोनों तरह की विशेषताएं मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है लचीले संविधान की। लचीला संविधान जो है वो है यूनाइटेड किंगडम का। लचीला होने का रीज़न है कि यूके का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी उसको लिखा नहीं गया है। इस वजह से ये उस देश का लचीला संविधान माना जाता है। आगे की क्लास में हम बाकी का जो पेपर है उसके सारे सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे की सारी क्लासेस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इनका जो क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक यू।